नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, हम क्लास 10th की मैथ बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आपकी प्रश्नमाला 3, 4, 5 बहुपद, दो चरों वाली रैखिक समीकरण एसएमई और समांतर श्रेणी आएगी। जिसमें हमने प्रश्नमाला 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नमाला 4 पढ़ेंगे, जो है दो चरों वाली रैखिक समीकरण और एसएमई का। देखो, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, अब आपको मैंने प्रश्नमाला 3 में बताया था बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, जिसको आपको पीछे यूट्यूब पर जाना है और आरएन क्लासेज के नाम से, आरएन क्लासेज मैथ चैनल को खोलना है और उस पर आपको प्रश्नमाला 3 की जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया था, प्रश्नमाला 3 को कंप्लीट कराया था, वो उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसमें जाके आप उन क्लासों को देख लेना, जिसमें आपको बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, द्विघात बहुपद के बारे में बताया था। उसी के आधार पर आ जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उस प्रश्न वाले में एक चर वाले बहुपद थे और समीकरण थे, लेकिन यहाँ कौन से आ गए? दो चरों वाले समीकरण आ गए। नाम से पता चल रहा है हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर, ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हो? दो। ऐसा समीकरण जिसमें चर कितने हो? दो। और रैखिक, रैखिक का मतलब आपको मैंने वहां बताया था, रैखिक क्या होता है? रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? एक। तो यहाँ दो चर होंगे तो उन दोनों चरों की घात कितनी होगी? एक। दो चर होंगे, एक चर x ले लेंगे, एक क्या ले लिया? y। इन दोनों चरों की घात कितनी आएगी? दोनों की घात एक होगी। घात कितनी होगी? एक। तो ये क्या कहलाएगा? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होती है। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उन चरों की घात कितनी हो? एक, उसे क्या बोलते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, इसी को क्या बोलते हैं? मानक रूप। प्रश्नमाला 3 में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप। क्या होता है? ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बताओ यहाँ चर कितने आ रहे हैं? दो। एक तो अक्ष वाला ले रहा है, एक कौन सा आ रहा है? y वाला। और इन दोनों चरों की घात देखो एक एक है क्या? तो ये कौन सा समीकरण हो गया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। और उसका क्या आ गया? ये व्यापक रूप, जहां a b c कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। ये व्यापक रूप हो गया, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा a, b नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब a का मान और b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इस a का मान 0 कर दूंगा तो बताओ ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण थोड़ा होगा, फिर तो क्या हो जाएगा? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो a का मान भी 0 नहीं हो सकता है, इसी प्रकार b का मान भी 0 नहीं हो सकता। अगर b का मान 0 कर दिया तो ये हट जाएगा, तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? ax प्लस c। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो एक चर वाले समीकरण का व्यापक रूप की बात थोड़े करें, हम कौन से कर रहे हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a व b नॉट इक्वल 0, यानी a और b का मान क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया इतना? अब देखो, इसी में क्या आती है? एसएमई का आती है। इसी में क्या आती है? एसएमई का। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो सभी के समझ में आ गया होगा। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब देखो, अगर इसी में हमारे किताब में क्वेश्चन है, उसमें एक समीकरण नहीं दो समीकरण आएंगे, इसी में मान लो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने आए? समीकरणों का युग्म आ जाए। कहने का मतलब दो
चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म क्या होता है? युग्म क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में कितने आते हैं? दो। यानी कि दो चरों वाले ऐसे समीकरण, कितने समीकरण होंगे? दो समीकरण होंगे। दो चरों वाले कितने समीकरण आएंगे इसमें? दो। तो पहला समीकरण आएगा तो उसमें यहां क्या हो जाएगा? a1 b1 c1। दूसरा समीकरण आएगा उसमें a2 b2 c2। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप बताओ। सेम ऐसे आएगा, लेकिन समीकरण यहाँ कितने आ जाएंगे? दो। तो दो समीकरण आ जाएगा, तो पहला दूसरा समीकरण, तो पहले समीकरण में तो a1 b1 c1 हो जाएगा। कहने का मतलब रेखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण आएंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या हो गया? दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, युग का व्यापक रूप, जिसमें पहला तो क्या आ गया? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा क्या आ गया? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जिसमें जहां बताओ, यहां भी जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? वही वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं है। तथा अब बताओ इसमें किस चीज का मान 0 नहीं होगा? इसमें देखो a और b यानी कि a1 b1 और a2 b2, इसका मान क्या नहीं होगा? 0। तथा a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल 0। ये क्या हो गया? दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान, b2 का मान क्या नहीं हो सकता है? 0। अगर 0 हो जाएगा तो वही बात आ गई, रेखिक समीकरण नहीं होगा, वो दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा। फिर तो क्या जाएगा? या तो एक चर वाला या अचर पद बचेगा। फिर समझ गए? तो इतना सभी के समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्या? दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। तो क्या लिख के आएंगे? ये मैटर लिख के आ जाना पूरा। समझ गए? ये पूरा मैटर लिख के आ जाना। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या पूछ सकता है आपको, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? तो क्या मैटर लेके आएंगे? ये ऊपर वाला लेके आ जाना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a b नॉट इक्वल 0। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा? यहां तक सभी के समझ में आ गया? अब देखो हम अगला, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, बताओ क्या आएगा? a1 समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो इनके हलों की प्रकृति।
दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो इनके हलों की प्रकृति। हलों की प्रकृति देखो, पहला यदि आपको याद करना है, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो अगर आपको दो समीकरण देगा, क्या देगा, दो रेखिक समीकरण देगा, दो रेखिक समीकरण देगा। उन दोनों रेखिक समीकरणों में आपको a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान देगा। मान निकालने के बाद हम देखेंगे अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो तो कौन सा प्रतिबंध लग जाएगा, ये पहला प्रतिबंध लग जाएगा। कहने का मतलब यही लग रहा है अगर दोनों मान बराबर नहीं हो, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान देखो यार, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इनका मान निकालने के दोनों मान बराबर नहीं आए तो इसका मतलब प्रतिबंध ये लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन दिखे तो पहला पॉइंट, रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आपको पूछा जाए कोई दो रेखिक समीकरण युग्म दे दे और कंडीशन लग जाए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 तो रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या हो जाएगा, उसमें अद्वितीय हल हो जाएगा। जिसका हल ज्ञात हो हमें, जिसका हल में ज्ञात हो वो संगत हो, वो क्या होता है, हमेशा संगत होता है। तो रेखिक समीकरण युग्म में कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, जिसका हमें हल याद हो उसका रेखिक युग्म में कैसा होगा, संगत होगा। तीसरी कंडीशन क्या, दोनों रेखाएं कैसी होगी, इसमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखो यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो उसका हल तो क्या आ जाएगा, अद्वितीय। रेखिक समीकरण युग्म कैसी आ जाएगी, संगत। क्यों, हल याद हो गया तो संगत आ जाएगा। दोनों रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दूसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो बताओ इसका हल क्या आएगा, रेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, अनेक हल होगा, का अनेक हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये कंडीशन लग जाए तो रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अनेक हल होगा, या अनंत हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बात एक ही है। अब बताओ इसमें हल याद हो जाएगा, हमें हल याद हो गया तो बताओ संगत होगा असंगत, संगत। तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। तीसरा अनेक हल होगा, तो इसमें रेखाएं कैसी होगी, दोनों रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। समपाती का मतलब एक रेखा ग्राफ में यूं जा रही है तो दूसरी रेखा भी ग्राफ में इसके ऊपर से ही गुजरेगी, वो क्या हो गया, समपाती। जैसे मैंने ये कोई मार्कर है, इसके ऊपर ये दूसरा मार्कर रख दिया तो इसका मतलब ये दोनों मार्कर एक दूसरे क्या है, समपाती, एक दूसरे क्या है, समपाती। अब बताओ, अब ये दोनों मार्कर एक दूसरे के समपाती हो गए, एक दूसरे के ऊपर। तो बताओ ये रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो बताओ इसके हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके हल कैसे होंगे, अनंत होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु पर मिल रहे हैं दोनों। अरे दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो एक दूसरे के ऊपर है तो अनेक बिंदु पर मिल रहे हैं
तो हल क्या हो जाएगा इसका, अनेक हल। अब बताओ अनेक हल होगा, अनंत हल है, तो x और y का मान हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख पाएंगे। अनंत को लिख सकते हैं नहीं, x का मान भी अनंत होगा, y का मान भी अनंत होगा। जबकि ऊपर वाले में रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। ग्राफ बनाऊंगा तो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, एक रेखा यूं, एक रेखा यूं, एक दूसरे को काट रही है, यहाँ काट रही है, तो जहां काटती है यहाँ x का मान मान लो 3 और 5 है। जहां काटती है वो बिंदु, इस जगह बिंदु काटती है, उस बिंदु की निर्देशांक क्या है 3 और 5, तो x का मान तो कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 5, तो अद्वितीय हल हो गया। कैसा हो गया, अद्वितीय हल, यानी x का मान भी एक ही प्राप्त होगा और y का मान भी कैसा प्राप्त होगा, एक, इस कंडीशन। जबकि इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग के अनेक हल होंगे, यानी x और y के अनेक हल आएंगे। रैखिक समीकरण युग कैसी होगी, संगत होगी, और दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तीसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों तो बराबर, जबकि c1 बटा c2 इनसे क्या हो, अलग हो तो पहला ए। बताओ रैखिक समीकरण युग का हल क्या होगा, तो हल होगा रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसमें हल प्राप्त नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या नहीं प्राप्त होगा, हमें हल प्राप्त नहीं होगा, यानी x और y का मान प्राप्त नहीं होगा। अगर ये कंडीशन रख दी है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो हल क्या होगा उसका, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा जिसका हल प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। तो लिखेंगे हम रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और तीसरा सी, बताओ रेखाएं क्या होगी इसमें, रेखाएं एक दूसरे को मिलेगी नहीं, कब नहीं मिलती है रेखाएं एक दूसरे को, कब नहीं मिलती है, अरे कोई हल नहीं होगा। हल तो कब प्राप्त होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को मिलती है। इसमें कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं दोनों एक दूसरे को मिलेगी नहीं। कब नहीं मिलती है, जब दो रेखाएं समांतर हो। दो रेखाएं कैसी हो, समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो वो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसका हल भी नहीं होगा। तो इसमें रेखाएं कैसी होगी, समांतर। जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी हमेशा कैसी होती है, वो समांतर होती है। अगर वो एक दूसरे को मिल गई तो रेल नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, तो हमेशा रेल की पटरियाँ कैसी होती है, समांतर। तो इसमें ग्राफ बनाएंगे तो हमारे जो रेखाएं आएगी, दोनों समीकरणों की दो रेखाएं खींचेंगे, दोनों रेखाएं कैसी दिखेगी, में रेल की पटरी की तरह दिखेगी, समांतर दिखेगी। तो लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं कैसी होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। समझ गए कि तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म कैसी होगी, संगत होगी, और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, पहला दूसरा तीसरा तीनों मान बराबर हो। मान लो ये 1/2 हो, ये भी 1/2 आएगा, तो ये भी कितना आएगा, 1/2। ये तीनों मान बराबर आ जाए, ये 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2, तीनों मान बराबर है या नहीं है, तो कंडीशन ये लग जाएगी। कंडीशन ये लग जाएगी, इसका हल क्या आएगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। एक ही बात है। रैखिक समीकरण युग्म कैसी होगी, संगत होगी, रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। तीसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 हो, तो इसका मतलब पहला दूसरा मान बराबर हो, जबकि तीसरा मान अलग हो। इसमें पहला दूसरा मान बराबर, लेकिन तीसरा मान क्या है, इनके ही बराबर है। लेकिन इसमें पहला और दूसरा मान तो बराबर है, लेकिन तीसरा इनसे क्या हो, बराबर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, तभी तो नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं मिलेगी नहीं, तभी तो कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो वो कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। और रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ये समझ में आ गया होगा, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। देखो आगे इसको एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मान लो कोई हमें दे दिया दो रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा दे दिया हमें 4x प्लस 6y प्लस या माइनस 5 बराबर कितना, 0। ठीक है। अब इसमें पूछे में
कि इसका हल क्या होगा, संगत होगा असंगत होगा, समझ गए। या पूछे आपको रेखाएं कैसी होगी। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ बताया था अक्ष का गुणांक क्या होता है a, y का गुणांक क्या होता है b और अचर पद क्या होता है c। व्यापक रूप में से तो लिखाया था। तो बताओ अक्ष का गुणांक a, y का गुणांक b, अचर पद c। तो ये पहला समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, पहला। दो रैखिक समीकरण दे, ये दूसरा दे रखा है। तो दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दे दिया। तो ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो बताओ a1 का मान कितना हो गया, यहाँ a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान कितना है 9, a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -5। समझ गए क्या। a1 का मान 2 पहले वाले समीकरण में अक्ष का गुणांक, b1 का मान पहले वाले समीकरण में y का गुणांक कितना है गुणा में 3 और c1 पहले वाले समीकरण में अचर पद 9। दूसरे वाले समीकरण में अक्ष का गुणांक a2 4, b2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना है 6, c2 दूसरे वाले समीकरण में अचर पद कितना है ये -5 है तो -5। समझ गए। अब यहाँ किस किस का मान निकालो, सबसे पहले निकालो a1 बटा a2। a1 कितना है 2 बटा कितना 4, ऊपर नीचे कट गया कि 2 से कितनी बार 1 बटा 2। समझ में आ गया। फिर क्या निकाल लो b1 बटा b2। b1 कितना है 3 बटा 6, ऊपर नीचे 3 से कट रहा है कितनी बार 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पहला दूसरा मान बराबर, इसका मतलब पहली कंडीशन। देखो b1 बटा b2 निकल गया 1 बटा 2। अब क्या निकालेंगे c1 बटा c2। c1 कितना है 9 बटा -5, कट रहा थोड़ा ऊपर नीचे नहीं। तो बताओ यहाँ सुनो कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो समान है, लेकिन c1 बटा c2 इनसे अलग है क्या। कहने का मतलब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 नॉट इक्वल 9 बटा 5 -5 अलग है इनसे। तो कंडीशन कौन सी लगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। बताओ कंडीशन कौन सी आ गई इसमें, तीसरी आएगी। तो हल क्या आ जाएगा इसका, कोई हल नहीं। संगत होगा असंगत, असंगत होगा और रेखाएं कैसी होगी समांतर होगी। समझ गए, ऐसे निकालना। एक नंबर का क्वेश्चन यूं पूछता है। आ गया समझ में। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे दो चरों वाली रेखिक असमीका का व्यापक रूप। असमीका किस रूप में होती है, असमीका होती है लेस देन और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल में। असमीका होती है तो लेस देन में या लेस देन इक्वल या तो ग्रेटर देन में, सॉरी या तो ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन इक्वल में या लेस देन इक्वल में, इसमें होती है। तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखो हो सकता है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 या इक्वल नहीं आएगा। असमीका आते ही लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल है। यह क्या हो सकता है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0 या ax क्या हो सकता है ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 या हो सकता है ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल 0। ये होता है असमीका का व्यापक रूप। जहां वही बात, जहां a और b क्या a b c क्या है वास्तविक संख्या, जहां a, b, c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तथा किस किस का मान 0 नहीं हो सकता है a, b नॉट इक्वल 0। तो आपको पूछा जाए दो चरों वाली रेखिक असमीका का व्यापक रूप, तो ये मैटर पूरा लिख देना। समझ गए। ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल, ये इक्वल ग्रेटर दोनों आ रहे 0, ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 या ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a b नॉट इक्वल 0। यह आपका दो चरों वाली असमीका का व्यापक रूप हो गया। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास आपको कब मिलेगी, जब हम आपके पास लिंक भेजेंगे लिंक भेजेंगे तो ये आपके पास क्या जाएगी क्लास जाएगी। आगे का वीडियो आपको तभी मिलेगी क्लास जब आपके पास हम लिंक भेजेंगे। और लिंक कब भेज पाएंगे, जब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 966033
9539 द्वारा जुड़े पाओगे। इन नंबरों के द्वारा आपको जुड़ना है पहले व्हाट्सएप से, और फिर अब आपको जुड़ने के बाद हम इन आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भेजेंगे। उस लिंक में ब्लू कलर का लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और फिर ऑटोमेटिक ही यूट्यूब पर जाके आपका वीडियो खुल जाएगा और जिससे आप अगली क्लास देख पाओगे। समझ गए? 9666033939 इन नंबरों से आपको जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इन व्हाट्सएप नंबर पर फिर आपके पास हम वीडियो भेजेंगे, यानी कि लिंक भेजेंगे, उस लिंक द्वारा आगे की क्लास देख पाओगे। समझ गए? अगर आप कमेंट द्वारा भी हमारे पास नंबर भेज के बोल सकते हो कि सर हमारे को व्हाट्सएप नंबर से जोड़िए, तो हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आगे क्लास हम कल बात करते हैं। ठीक है।